तो बेसिकली हम लोग है ना कंपोनेंट बनाए थे इस सब चीज़ों के लिए कि साइड बार हो जाए, जब मोबाइल वर्जन में जाए तो ये छुप जाए। काफ़ी इम्प्रेसिव हो गया ये सब, अच्छा लग रहा है दिखने में। बट ये चौड़ाई अभी थोड़ा ज़्यादा है मेरा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लेआउट डॉट जी एस में आएंगे और यहाँ पे हम इसका साइज़ है ये 2 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं, तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। देखो अब ठीक है, फिट आ रहा है। तो हम लोग एडमिन पैनल को ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग को यहाँ पर इस जगह पर कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि डैशबोर्ड में क्या रहेगा, मैनेज कैटेगरी में क्या रहेगा, मैनेज प्रोडक्ट के ऊपर क्या रहेगा, ऑर्डर में क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डैशबोर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो डैशबोर्ड में कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ डैशबोर्ड में पेज है ये, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर राउट्स के अंदर जो पेज है वो डैशबोर्ड का है। ठीक है, तो बेसिकली राउट्स एक्चुअल में बात ये है कि हम थोड़ी सी गलती भी कल कर दिए हैं। वो देखिए क्या है, हम जो राउट फोल्डर बनाए ना उसके अंदर ये सब डाल दीजिए, कैटेगरी को डाल दीजिए उसके अंदर ऑर्डर को डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा फैल गया है। उसी तरीके से प्रोडक्ट को डाल दीजिए, इससे डालने से कोई राउट में गड़बड़ी नहीं आएगा आपको। प्रोडक्ट आपका अंदर में आ गया, उसके इसके अलावा प्रोडक्ट्स को डाल दिया अंदर, इसके अलावा यूज़र को डाल देंगे अंदर। ये सब पेजेस जो है ये बेसिकली हमको सब कुछ चाहिए किसके अंदर और इसके अंदर। लेकिन देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रोडक्ट्स नहीं जा रहा है इसके अंदर। कोई बात नहीं, क्योंकि देखो सर्वर चल रहा है ना, तो कई ऐसे पेजेस होते हैं जो वर्किंग में आ जाते हैं और इसकी वजह से वो नहीं करते। तो मैं इसको फाइल मैनेजर से करने की कोशिश करता हूँ, इसको खींचता हूँ, यहाँ डालता हूँ। देखो ये मुझे बोला ट्राई अगेन। ये एक्चुअल बात ये है कि मैं इसको यूज़ कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ सर्वर को, तब ये मूव हो जाएगा। नो लॉन्गर, अच्छा शायद निकल गया। देखो राउट्स के अंदर चला गया। तो बेसिकली सारा का सारा फोल्डर राउट्स के अंदर है, ऑर्डर वगैरह वगैरह। तो वो कल गलती रह गया, क्योंकि मेरा राउट्स क्या बनाए इसलिए थे ताकि हम सारा फोल्डर रखें, और कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट फोल्डर, ये 2 ही फोल्डर है एडमिन के अंदर, एक कंपोनेंट एक राउट्स। चलिए इसको देखते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पर इस जगह पे हम लोग इसको वापस से रन कर लेते हैं और बाकी का काम करते हैं। तो देखो जो मेरा डैशबोर्ड पेज है ना, वो ये है, ये वाला है, राउट्स के सबसे बाहर ये वाला डैशबोर्ड पेज है। इसमें ग्रिड 4 लगाए थे हम। इससे इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर हम लोग बाकी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डैशबोर्ड का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम शेड सी एन का कई कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ब्रीड क्रम का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रीड क्रम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये शेड सी एन में काम आता है और बड़ा अच्छा है। आप इसको बस सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये एक नया टर्मिनल पे करते हैं ताकि मेरा टर्मिनल डिस्टर्ब ना हो। तो मैं एक ब्रीड कलम को यहाँ लगाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीड अलग हो जाएगा और ब्रीड कलम अलग हो जाएगा, तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन डाल दिया और उसके बाद हम लोग इस जगह पे ब्रीड कलम को इंस्टॉल कर देंगे। सिंपल है। देखिए ये ब्रीड कलम का एग्जाम्पल के लिए हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचाते हैं। इम्पोर्ट लाइन ऊपर काम करेगा यहाँ पे, और जो दूसरा पार्ट है ये ब्रीड कलम का पार्ट, इसको कॉपी करते हैं और सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बट इससे ब्रीड क्रम कंप्लीट नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से आप जाइएगा। मैं ब्रीड क्रम को इंस्टॉल तो कर दिया, रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। एक रिफ्रेश, देखो ये ब्रीड क्रम आ गया, बट थोड़ा सा सटा हुआ आ रहा है चारों तरफ से, आपको पैडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए एक बात बताता हूँ, सभी पेज में पैडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग एक काम सीधा लेआउट पे कर सकते हैं। तो लेआउट में जो हम इसको कर रहे हैं ना, इसको एक किसी पैडिंग नाम के डिप बना के डाल देंगे। तो क्लास नेम पी डैश मान लो 4, और इसके अंदर इसको चाइल्ड को डाल देंगे। तो क्या हुआ, सभी पेज में हमको पैडिंग इतना मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो हम एक ही बार में ना लेआउट से अपना सॉल्यूशन निकाल दिए। इसके बाद क्या है कि हम लोग ब्रीड क्रम में क्या रखेंगे, जैसे होम रहेगा, उसके बाद हमको डैशबोर्ड लिख देना बस है। ये वाला हटा देते हैं, आइटम सेपरेटर, टोटल सेपरेटर हो गया, देखिए, और यहाँ लिख देंगे डैशबोर्ड। तो ये ब्रीड क्रम बस ऐसे होता है ताकि हम उसको अच्छे से देख सकें, होम स्लैश डैशबोर्ड ऐसा करके। और जो ग्रीड की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बनाएंगे, कार्ड के फॉर्म में बनाएंगे और बन के डिज़ाइन तैयार करेंगे। देखो तो बेसिकली हम लोग कार्ड को डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए सोचेंगे। बट अभी यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का पेज है, इस तरीके से बाकी पेजेस हैं, तो वो अलग अलग पेज के साथ काम भी करना है।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रीड के साथ थोड़ा सा काम और कहता हूँ यहाँ पे 4 नहीं 4, हाँ ठीक है रन देते हैं, और यहाँ पे कार्ड को कॉल करता हूँ। आई थिंक ये कार्ड हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, हाँ आ चुका है। तो कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, कार्ड, उसके बाद कार्ड बॉडी यानी कार्ड कंटेंट, और इसके अंदर में हमको क्या चाहिए वो बताओ। तो हम ऐसे कार्ड टाइटल करके भी होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड टाइटल, अब जैसे मान लो हमको यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर कंटेनर में फ्लिक्स, क्लास नेम फ्लिक्स, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक आइकन चाहिए, तो आइकन का जो भी नाम सोचते हो तुम वो डाल दो। जैसे मान लो प्रोसेस या प्रोग्रेस या लोडिंग, इस तरीके का कुछ भी एक आइकन यूज कर लेते हैं अभी हम फिलहाल। क्लास नेम W-6 और मार्जिन राइट 2 या 3 जो तुमको देना है वो, और उसके अलावा हम जस्ट उसके बगल में कार्ड टाइटल को यूज कर सकते हैं, और कार्ड टाइटल को के में लिख देंगे मान लो प्रोडक्ट्स, ठीक है। पता नहीं आइकन कैसा है, बट रिफ्रेश करके देखते हैं डैशबोर्ड में क्या आता है। ये लोडिंग आइकन है, ये सही नहीं लग रहा। प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं शॉपिंग कार्ट, मान लो SHOPPI शॉपिंग बास्केट, ठीक है। देखो नोटिस करने वाली चीज़ है, आगे है आइकन, बट इसको आइटम सेंटर वगैरह लगाना होगा, आइटम सेंटर, ठीक है। और पेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा मसला है पेडिंग के साथ, देखो आगे बीच में। और ये प्रोडक्ट कितने होंगे वो नीचे दिखाना है। तो बेसिकली हम टाइटल को किसी डिव के अंदर रख लेते हैं, डिव क्लास नेम फ्लिक्स डैश कॉल, यानी ऊपर नीचे आ जाएगा, ये टाइटल आ गया, और इसके जस्ट नीचे कार्ड डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मान लो 40 प्लस एक नंबर वैल्यू होगा, और यहाँ टोटल प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अभी आइकन का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मान लो 12। तो अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसको थोड़ा बीच में लाने की कोशिश करते हैं, आइटम सेंटर के साथ जस्टिफाई सेंटर भी नहीं, ज़्यादा सेंटर बेकार हो गया, लेकिन साइज ऑफ इसमें डैश ज़्यादा हो गया इसलिए हाइट बढ़ा लो। अब ठीक है। तो नॉर्मली ये कार्ड है, और इसको पेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे पेडिंग टॉप या मार्जिन टॉप थोड़ा सा खसक देगा नीचे की तरफ। तो ये बेसिकली डिज़ाइन के साथ है, और हम लोग यहाँ दिखाना है हमको कार्ड। तो बेसिक चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब ऐसा कार्ड का जो कलर होगा वो क्या होगा ये डिसाइड करेगा कार्ड। यहाँ पे मान लो टिल कलर जो कि 500 के आसपास है, टेक्स्ट नहीं बीजी, ये वाइट कलर का टेक्स्ट होना चाहिए, तो टेक्स्ट डैश वाइट। देखो ये ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज नहीं हुआ तो उसको अलग से मैनुअल शायद चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट, देखो ठीक है। तो इसको डार्क वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे तो ये और ज़्यादा उभर के आएगा। तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम कितना कलर पे डार्कनेस रखना चाहते हो। एग्जैक्टली हम इस पे रुक जाते हैं, और इसके इसी तरीके से एक और कार्ड बनाएंगे। ऐसा टोटल हमको 4 कार्ड बनाना है बेसिकली, 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4 कार्ड। तो नोटिस करोगे यहाँ पे कार्ड चारों आ गए, बट चारों में गैप की ज़रूरत है, और गैप यहाँ से आ जाएगा, गैप 3। तो आपस में गैप्स भी आ गए, और इसके अलावा हम जो कलर चूज़ करेंगे वो अलग अलग होगा। तो टिल कलर है यहाँ पे, इसको ऑरेंज चूज़ करते हैं, डायनेमिक कोई भी कलर तुम चूज़ कर सकते हो। और यहाँ टोटल जैसे कार्ड है वैसे कैटेगरी, ठीक है, टोटल कैटेगरीज। और कैटेगरीज के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिस्ट चेक, आइकन चेंज कर दिया है, ठीक है। कोई भी आइकन हो सकता है, मैं इस पर टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, तुम चाहो तो अपने हिसाब से आइकन चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मुझे टोटल ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पे हम INR यानी इंडियन रुपीज़ का आइकन यूज़ करते हैं, और यहाँ टोटल ऑर्डर, ठीक है। कलर वेरिएंट कर देते हैं,
और INR यहाँ पे कलर हो जाएगा इसका, मान लो स्काई ब्लू कलर। ठीक है, इस तरीके से हम लास्ट वाला कलर को भी चूज कर लेंगे, मान लो ग्रीन। मैं टिल को ही हटा दे, कुछ और करने की कोशिश करूँगा। टोटल मान लो यूज़र्स। ठीक है, अब यूज़र के लिए यहाँ पे यूज़र्स नाम का आइकन होता है, इसमें एक से ज़्यादा आदमी को दिखाया जाता है, तो हम लोग उस आइकन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आइकन बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और ये टिल कलर मुझे समझ में नहीं आया, बाकी कलर ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कलर डिजर्व किया जाता है, यहाँ पे यूज़ करें हम ग्रीन, यूज़ कर दिया, ऑरेंज, येलो कर देते हैं। लेकिन फिर ऑरेंज को साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑरेंज येलो एक जैसा दिखेगा। तो अब हम लोग इसको ऑरेंज को क्या कौन सा कलर कर दें, कोई कलर सजेशन दे दिया जाए, पिंक ट्राई करें। चलो ठीक है, ये डिफरेंट वर्क हो रहा है। तो तुम्हारा एक एक कलर जैसा कॉन्ट्रास्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम डिफरेंट कलर यूज़ किया है, ताकि वो थोड़ा सा उभर के आए, अच्छा दिखे। तो ये कार्ड्स है, बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टैटिक कार्ड्स हैं, जो बताएंगे कि कितना डेटा है मेरे पास। अभी ये डायनेमिक नहीं है, बस डिज़ाइन है। ठीक है, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे, टोटल कौन सा नया यूज़र आया है या नया ऑर्डर कौन सा आया है, ये सब बताने के लिए ये जगह रहेगा। इसके अलावा हम लोग ये जो कैटेगरी है उस पेज पे काम करते हैं। तो कैटेगरी पेज है, कैटेगरी पेज आपको मिलेगा कैटेगरी डॉट पेज डॉट जेएस। कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज है, हम लोग आराम से जा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा कॉलम्स, जो कि हमको चाहिए यहाँ पे कॉलम्स डॉट जेएस। अब ये जो है ना कॉलम डॉट जेएस, आपको पता है हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, वो है डेटा टेबल। डेटा टेबल बहुत अच्छा होता है, और हम लोग इसमें काम को आसानी से कर सकते हैं। हमको इसको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा हमको एक डिपेंडेंसी भी चाहिए होगा, ये वाला रिएक्ट टेबल जिसको बोलते हैं, ये इसके बिना काम नहीं करेगा, तो आपको दोनों इंस्टॉल करना है। ठीक है, देखिए दोनों इंस्टॉल करना है, ये डिज़ाइन है, ये मेन लॉजिक है। ठीक है, डिपेंडेंसी आपको चाहिए, ये इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब मुझे कॉलम कैसे बनाने हैं वो देखिए, यहाँ पे कॉलम का डिफिनेशन इसने दे रखा है। देखो कॉलम को कैसे बनाना है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी मैं करता हूँ, सब एग्जाम्पल को कॉपी कर रहा हूँ और चेंज कर लूँगा अपने हिसाब से। देखो सबसे पहले तो ये टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से है, तो ये टाइप को आपको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए। और यहाँ पे डेटा टाइप ये बता रहा है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या कॉलम चाहिए सो बताइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईडी चाहिए, और उसमें लिखा हुआ क्या होगा, आईडी लिखा होगा या कैट आईडी लिखा होगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा जो होगा वो ऑफकोर्स कैट टाइटल नाम रखेंगे उसका, और पब्लिक को क्या दिखेगा वो दिखा दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे कैटेगरी टाइटल ऐसे पूरा बड़ा सा लिख सकते हैं, ये पब्लिक को दिखाने के लिए, और ये डेटाबेस के कॉलम के नाम के हिसाब से। और नेक्स्ट है यहाँ पे कैट डिस्क्रिप्शन, सपोज, तो कैट डिस्क्रिप्शन और पब्लिक को क्या दिखाना, डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से कॉलम बना के तैयार कर सकते हैं। ये इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। हालांकि कॉपी पेस्ट किए बिना भी इसको बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमको चाहिए वो क्या होगा, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल एग्जैक्टली हमको इसके अंदर रखना है, यानी कैटेगरी का कंपोनेंट बना के डाल देंगे। तो कैटेगरी फोल्डर है मेरे पास, इसका अपना कंपोनेंट फोल्डर बना सकते हो, कंपोनेंट्स, जिसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, तो कंपोनेंट्स नाम से बना दिए। अभी कैटेगरी कॉलम के अलावा इसके अंदर यहाँ पर बनाएंगे डेटा टेबल, जिसका नाम डेटा टेबल नहीं रखेंगे, कैटेगरी टेबल रखेंगे। ठीक है, सजग तरीके से RAFC, सिंपल। तो RAFC लगाने के बाद हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और इसका नाम कैटेगरी टेबल लिख लेंगे। ईजी है। तो कैटेगरी टेबल यहाँ पे बनाएंगे, और ये ध्यान रखना है कि ये क्लाइंट बेसिस पे है, तो यूज क्लाइंट डाल देना। हो गया। अब हम लोग जो क्लाइंट पे काम किया गया है वो यहाँ देखो, इसने बनाया है। देखो इसने गेट डेटा करके ऐसे फंक्शन बनाया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, और ये है आपका, ये देखो डेटा कंपोनेंट, ये डाटा कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। कहाँ, डेटा टेबल, ये कैटेगरी टेबल, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए कैटेगरी टेबल है, और इसको कॉपी पेस्ट करना है, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे हम पूरा का पूरा कंपोनेंट हटा के इसको एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हटानी है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट में लगता है इंटरफेस, इसमें नहीं लगता है, इसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप, ये जो बड़ी छोटी ब्रैकेट में डाला टाइप कास्टिंग के लिए दिया जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये देखो यहाँ कॉलन से पहले ये जो वैल्यू रखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्या गड़बड़ा गया, छोटी ब्रैकेट, एक छोटी ब्रैकेट छूट गया था।
तो बेसिकली आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ये जैसे मिल रहा है वैसे यूज़ करना है। क्या क्या यूज़ करना है, आपको ये डेटा टेबल को कॉलम यहाँ पे आपने डाल रखा है, ठीक है। आप यहाँ आइए और यहाँ पे अपना कहाँ पे कॉलिंग करना है, 2x5 और 3x5 कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो इसमें लिखेंगे डेटा टेबल, सॉरी कैटेगरी टेबल, और इसका नाम देख लेना होगा हमको, या चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ये जो नाम है इसकी जगह कैटेगरी टेबल कर सकते हो, ठीक है। ये तो बस नाम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या नीचे एक्सपोर्ट हुआ नहीं, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कैटेगरी टेबल, ये आ गया। कहाँ से आया, आप ही के फोल्डर से आया, कैटेगरी टेबल से। इसमें दो चीज़ें पास करनी होती है, एक आता है कॉलम्स जो कि आपको इंपोर्ट करना है, कॉलम से आ गया कॉलम, कॉलम से आ गया कॉलम, और आपको डेटा आइटम बताना है, तो वो डेटा अभी फिलहाल ब्लैंक रहेगा। डेटा या आइटम, रुको एक मिनट देख लेते हैं, डाटा, ठीक है। तो डाटा आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक एरे छोड़ देना। ब्लैंक एरे से क्या होगा, एरर नहीं आएगा डॉट मैप का, नहीं तो लूप चलेगा तो एरर आएगा। डॉट ब्लैंक छोड़ दिया तो बाद में जब डेटाबेस में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। देखने में क्या आ रहा है, देखो एक ज़बरदस्त टेबल और नो रिजल्ट का मैसेज भी। तो टेबल का कॉलम जो हम डिस्क्राइब किए थे वही आया। इसमें हम लोग बाद में डिलीट का, एक्शन का, ये सब बटन वगैरह वगैरह ऐड कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिक्स बनाकर एक हेडिंग डाल देते हैं और लिख देते हैं ऑल कैटेगरीज, और उसमें नंबर ऑफ काउंटिंग डाल देंगे। फिलहाल अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। देखो ऑल कैटेगरीज, अब इसमें तुम चाहो तो थोड़ा सा इसको डिज़ाइन दे दो, जैसे टेक्स्ट डैश, फॉन्ट डैश, सेमी बोल्ड, इसके अलावा पी वाई पैडिंग ऊपर नीचे से चाहिए तो 2, थोड़ा गैप आ जाएगा। और टेक्स्ट साइज अगर बढ़ाना है तो एक्सेल तो काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म के लिए जगह बनाए हैं वो है 2, 5 में से 2। तो यहाँ पे फॉर्म बनाना है हमको, और फॉर्म को भी हमको यहाँ से यूज़ करना है। तो फॉर्म नॉर्मली यहाँ से यूज़ करेंगे, तो फॉर्म यहाँ से उठाएंगे, और क्या क्या इंस्टॉल करना है फॉर्म के लिए वो देख लीजिए। इंस्टॉलेशन का तरीका, आपको फॉर्म यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन फॉर्म से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आपको जॉर्ड भी इंस्टॉल करना है, इसके अलावा आपको इनपुट भी चाहिए। ये सब मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए ये पहले फॉर्म आप कर लीजिए ऐड, इसके अलावा जॉर्ड आपको चाहिए। तो जॉर्ड के लिए आप है ना zord.dev, ये वेबसाइट है उसका ऑफिशियल। जॉर्ड हमको रिजॉल्वर चाहिए होगा जिससे हम लोग अपना वैलिडेशन वगैरह कर सकते हैं। तो जॉर्ड रिजॉल्वर के लिए ये वाला जगह पे आके इंस्टॉलेशन का तरीका देख लो, ठीक है। इसका स्पॉन्सरशिप है इंस्टॉलेशन, यहाँ देखो। तो ये जॉर्ड में npm इंस्टॉल जॉर्ड, बस सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, जॉर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। तो जॉर्ड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, ये भी फॉर्म इंस्टॉल ही हो रहा है, ठीक है। फॉर्म लेबल, इसमें इनपुट नहीं आएगा, इनपुट हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा। देखो ये आ गया, मुझे जॉर्ड चाहिए, ये डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मुझे यहाँ पे ये वाला कमांड लगा के फॉर्म की जगह इनपुट चाहिए, और बड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया भी चाहिए। ये सब अलग अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे आके सेट सीन के बाद थोड़ा अब समय बिताएंगे, 6 महीना सेट सीन के साथ काम करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। देखिए ये इनपुट है, तो ये इनपुट आपको अलग से इंस्टॉल करना है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया ये देखिए, ये आपको अलग से उठाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अलग अलग से चाहिए होंगी, ठीक है। टोस्ट भी चाहिए हमको, टोस्ट का रिएक्ट टोस्ट का भी चाहिए। खैर अभी हम लोग टोस्ट नहीं डाल रहे हैं, बट टेक्स्ट एरिया डाल देते हैं। जो जो चीज़ चाहिए पहले बुला लो, ठीक वैसे जैसे कोई खाना बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स जितना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही। देखिए ये इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। अब हम एक फॉर्म का एग्जांपल कैसे लेंगे, तो हम नॉर्मली फॉर्म के पास जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म का एग्जांपल बना के दिया गया है। देखो फॉर्म का टैग, फॉर्म कैसे बनेगा वो सारा चीज़, इसका एग्जांपल जॉर्ड का रिजॉल्वर के साथ कैसे काम करना है वो चीज़, उसके बाद पूरा क्लियरिटी के साथ कि सबमिट कहाँ लगाना है और फॉर्म बिल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसने बता रखी है। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही करूँगा, और
पूरा पेज को डिज़ाइन करूँगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी करूँ और अपना काम खत्म करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट बना के इसमें डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, सर्वर कंपोनेंट है, और हम यहाँ कंपोनेंट में ये सब काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसका नाम है इंसर्ट कैटेगरी डॉट JSX। सिंपली हम RFC आ जाओ भाई, देखो आ गया इंसर्ट कैटेगरी। और इंसर्ट कैटेगरी एक्चुअल में लिखने नहीं था हमको तो कॉपी पेस्ट करना था। देखो ये पूरा रिजॉल्वर के साथ आया, ठीक है। तो मेरे पास ये सब कुछ चाहिए। अब देख लेना इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हमको इंसर्ट कैटेगरी रखना है, रख दिया। और इसके अलावा हमको क्या क्या करना है वो सब हमको चेंज थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पेज डॉट JS के पास, यानी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो नाम है इंसर्ट कैटेगरी, आ गया। इसमें कुछ भी नहीं करना, हम अपना फॉर्म देख लेते हैं मेरा आ रहा है या एरर आ रहा है। रिफ्रेश, एरर के लिए भी तैयार रहो, घबराने की बात नहीं है। जैसे ये फॉर्म यहाँ से कहाँ से आया है पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता रहता है। तो अभी हम कॉपी पेस्ट किया है, बट आपको एक एक चीज़ बताना है हमको कि कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली। तो मैं आता हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए कि किस तरीके से इसको इंसर्ट वगैरह करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए यूज़ क्लाइंट होना चाहिए, ये है जॉट रिजॉल्वर मैंने इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, एकदम सही है। यूज़ फॉर्म चाहिए, ठीक है। यूज़ राउटर भी चाहिए, तो हम इसको कहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं, राउटर को अंदर कर लेते हैं फंक्शन के अंदर। यहाँ पे देखिए ये सब आप किए हैं, इससे पिछले वाले प्रोजेक्ट में भी आपको हम कराया है। और राउटर नाम से, और यूज़ राउटर, ये आपको ROUTER, अरे यूज़र नहीं है, यूज़ राउटर। ये नेविगेशन से आएगा, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप गलती से लिंक से बुला लिए। तो यूज़ राउटर से राउटर को बुला लिए। अब आपको फॉर्म बनाना है, यहाँ पे लॉजिक लिखना है, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू, और यूज़ फॉर्म आपका इंपोर्ट है, ऊपर देख लीजिए। यूज़ फॉर्म क्या है, आपको रिएक्ट हुक से आता है, ये देखिए आया। तो आपका यूज़ फॉर्म, अब आपको ये फॉर्म में दो बातें कहनी है, याद है आपको, भूल गए। दो बातें कहनी है। पहली बात ये कि रिजॉल्वर कौन होगा, पहली बात ये है कि रिजॉल्वर कौन होगा, कर्ली ब्रैकेट में डिस्कस कीजिए। रिजॉल्वर कौन है, रिजॉल्वर ऑब्वियसली जॉर्ड रिजॉल्वर है, जॉर्ड रिजॉल्वर। अब जॉर्ड रिजॉल्वर कहाँ से आ गया, तो ऊपर में इंपोर्ट है पहले से, देखिए। अब जॉर्ड रिजॉल्वर में अपना स्कीमा बता दो, ये स्कीमा आपका, स्कीमा में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। मान लो कैट टाइटल नाम का कॉलम होगा, तो उसमें स्ट्रिंग होगा, मिनिमम 2 कैरेक्टर का होगा, और मैसेज क्या होगा ये यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो कैट टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से तुम कॉमा लगाओ, और उसके बाद कैट डिस्क्रिप्शन को भी डिस्कस करो। कैट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ जॉट डॉट इंडेक्स, मिनिमम 1 कैरेक्टर होना चाहिए। मैसेज नहीं देते, ठीक है, छोड़ देते। ये देखो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बट यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हो गई कि ये जो मिनिमम है ये यहाँ पे बंद होता, और वो बंद नहीं है। अब सही है। देखो तो मेरा ये फॉर्म स्कीमा तैयार है जॉट से, और इसको हमको यहाँ पे रिजॉल्वर के अंदर डाल देना है, फॉर्म स्कीमा। और सेकंड बात क्या लिखना है, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में डिस्कस करना है कि आखिर कौन होगा डिफॉल्ट वैल्यू। तो एक्चुअल में एक से ज़्यादा डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। कैट टाइटल कौन, कैट टाइटल, और ब्लैंक होगा, कैट डिस्क्रिप्शन भी ब्लैंक होगा। इसके अलावा कुछ इंसर्ट नहीं करना कैटेगरी में। तो ये है मेरा फॉर्म। तो जो ये फॉर्म का एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ऑन सबमिट का रेफरेंस देखो, ऑन सबमिट यहाँ पे फंक्शन है, बट मैंने यहाँ पे कहीं पे ऑन सबमिट का वो फंक्शन को नहीं बनाया है। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे दो चीज़ें करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्टेट, और उस स्टेट में लिखते हैं इज सबमिटिंग, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में, इज सबमिटिंग, और दूसरा इज वैलिड। याद है कि सब समाप्त हो गया। फॉर्म डॉट स्टेट, फॉर्म के स्टेट से दो चीज़ निकलती हैं, क्या ये सबमिट हो रहा है, क्या ये वैलिड है। अगर ये दोनों में से ठीक है तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, और उसका नाम रहेगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट फंक्शन कुछ नहीं, बेसिकली अभी कंसोल कर लिया है, बाद में API वगैरह लगाएंगे, इसको बूस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। रिफ्रेश करते हैं,
तो देखो ये फॉर्म बोल रहा है कि वो सॉरी सॉरी ये देखो फॉर्म यहाँ बना हुआ है और हम इसको ऊपर ही यूज़ कर लिया है, तो ये ऊपर कर देते हैं, काम हो गया। ये वाला वेरिएबल था यहाँ पे यूज़ करना, तो नीचे एक्चुअल में बना था। देखो यहाँ पे एक इनपुट तो आ गया मेरे पास, ठीक है। ऐसा और भी इनपुट चाहिए हमको, तो हम इसके लिए तैयार हैं। और यहाँ पे फॉर्म आइटम जो रेंडरिंग हो रहा है यहाँ पे देखो, ये फॉर्म फिल करके जो पूरा का पूरा सेक्शन है, इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा कॉलम बना देता है। तो इसका पहला वाले का नाम क्या होगा, कैट टाइटल, और दूसरे वाले का नाम क्या होगा, कैट डिस्क्रिप्शन। बट इसमें जो है ना फील्ड जो होगा वो इनपुट नहीं होगा, कौन होगा, टेक्स्ट एरिया होगा। ये भी आपको इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट एरिया, और इसका प्लेस होल्डर क्या होगा, एंटर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ये मैसेज हो गया, ठीक है। ये दिस इज पब्लिक डिस्प्ले दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैटेगरी इज ऑप्शनल, मतलब नहीं भी देंगे तो चलेगा। ये एक तरह डिस्क्रिप्शन है, यहाँ इसमें नहीं देते हैं, ठीक है, टाइटल में। या फिर हम मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट कैटेगरी टाइटल, डोंट वरी, डोंट वरी, वी कैन चेंज द टाइटल एनी टाइम। ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हो जिससे यहाँ पे पब्लिक को दिखेगा ये मैसेज है, ठीक है। चाहो तो मैसेज को अवॉइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस सिंपली इसको हटा देना। अब ये जो टाइटल दिख रहा है यूज़र नेम, इसको सही करो। यहाँ पे यूज़र नेम और डिस्क्रिप्शन जो है वो पब्लिक को दिखाने के लिए, तो यहाँ कैट डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ टाइटल लिख दो। तो आपस में जब फॉर्म फील्ड है देखो, एक बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ और यहाँ, और डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन है और सबमिट बटन है। तो जब हम सबमिट बटन डिजेबल कब रहेगा, ये बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वैलिडेशन नहीं रहेगा तो डिजेबल रहना चाहिए। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं, वो ये है कि डिजेबल रहे। देखो ये बटन टाइप सबमिट है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे डिजेबल्ड रहे कब, दो स्थिति में, जब ये वैलिड ना हो, इस वैलिड ना हो यानी उल्टा कर दिया, और ये सबमिटिंग हो रहा हो, यहाँ पे तो सबमिटिंग हो रहा है। तो देखो ये अभी डिजेबल है, जब इसमें डेटा डालेंगे तब ये एक्टिव हो रहा है। तो क्या मतलब है, अगर ये खाली रहेगा तो ये डिजेबल है, यानी कोई इसको सबमिट नहीं कर सकता। बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन हो गया। देखो आप अब इस बटन का डिज़ाइन को अगर चेंज करना चाहते हो या इसको थोड़ा कूल लुक देना चाहते हो, तो जैसे इसका विथ 100% डालना चाहते हो, विथ फुल लगा दो, ये डब्बा बड़ा हो जाएगा। आपस में अगर तुमको गैप ज़्यादा लग रहा है तो तुम इस जगह पे आके स्पेस 8 को कम कर सकते हो। देखो आपस में अगर तुमको गैप ज़्यादा लग रहा था तो ऐसा कर सकते हो। नॉर्मली तुमको फॉर्म में अगर डिज़ाइन चेंज करना है, जैसे बॉर्डर वगैरह लगाना है, तो तुम लगा सकते हो, यानी ये सब उपलब्धि तुम्हारे हाथ में है। बॉर्डर लगा दिया तो देखोगे चारों तरफ से एक बॉर्डर, सॉरी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसी में बॉर्डर, देखो बॉर्डर आ गया। पैडिंग लगाना चाहते हो तो पैडिंग लगा दो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हाथ में सब कुछ, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम यहाँ पर हेडिंग वेडिंग देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे एक डिव बना लो, क्लास नेम फ्लिक्स और h2, और यहाँ लिख दो इंसर्ट कैटेगरी हेयर। देखो आ रहा है। अब इसको तुम थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन दे सकते हो, जैसे तुमने कॉलिंग के टाइम में दिया था यहाँ, तो वैसे ही हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हेडिंग ना देकर इस पेज में जैसे इसमें यहाँ पे दिया था वैसे ही यहाँ पे दे देते हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे इंसर्ट कैटेगरी हेयर, ठीक है। ये एच स्मॉल हेयर, टाइपो का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखो ऊपर में हेडिंग आ रहा है और इसके बाद फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे कॉलिंग आ रहा है, शानदार बन रहा है। यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर अच्छा नहीं दिखा हुआ है, तो प्लेस होल्डर यहाँ पे हमको थोड़ा ठीक करना चाहिए। ये रहा प्लेस होल्डर, एंटर कैटेगरी टाइटल। हालांकि तुम इसको अवॉइड भी कर सकते हो, तुम लिख भी सकते हो, तुम्हारे हाथ में। तो जैसे ये जिस पूरा टाइप होता है तो ये वैलिड हो जाता है, जब क्लिक करेंगे तो इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट होने पे जो एपीआई वीपीआई लगेगा यहाँ लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कमेंट लगा के लिख देते हैं
टू डू इंसर्ट कैटेगरी वर्क, टू डू टास्क है यानी आगे करेंगे, अभी किया वर्क। ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो हम लोग बना लिए अपना इंसर्ट कॉलिंग दोनों का दोनों कैटेगरी का कंपोनेंट। ये हो गया कैटेगरी का पेज तैयार। अब यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ कॉल होगा और यहाँ पे डिलीट वगैरह का फीचर लगाएंगे। तो ये हो गया मेरा काम। नेक्स्ट मेरा क्या करना है, हमको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना है। तो प्रोडक्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम इस सबको क्लोज कर देंगे। सभी पेज को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं और चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर इंसर्ट है और प्रोडक्ट के बाहर ये पेज है। तो प्रोडक्ट का जितना कंपोनेंट बनेगा इसके अंदर बना देंगे, यानी अंडरस्कोर कंपोनेंट इसके अंदर बनाएंगे, तो यानी यहाँ का कंपोनेंट हुआ। जैसे हमको कॉलम डॉट जीएस वहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे भी चाहिए कॉलम डॉट कॉलम्स डॉट जीएस। नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम्स ही होना चाहिए। और ये जो तुम देख रहे हो ये सेम ऐसे इस कॉलम में होगा, बट इसमें फील्ड ज़्यादा होंगे, आईडी होगा और उसके बाद कैट टाइटल की जगह टाइटल होगा। ये सब पहले से फिक्स कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन होगा, ऑब्वियसली होगा। इसके अलावा हमको और क्या क्या चाहिए वो हमको इसको बढ़ाना है। इसके अलावा हमको यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट का प्राइस दिखाना है, प्रोडक्ट का एमआरपी दिखाना है। ये तुम्हारा काम है, तुम सोच सकते हो कि तुम कैसे दिखाना। एमआरपी पब्लिक को एमआरपी कैपिटल लिखेगा तो वो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी दिखाना है, मल्टीपल चीज़ें आप अपने हिसाब से करें। आपका ये कॉलम हो गया। इसी तरीके से आप कंपोनेंट के अंदर में यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल डॉट जेएसएक्स। हो गया इजी। अब आप जैसे कैटेगरी टेबल का बनाए थे उसे कॉपी पेस्ट कीजिए और प्रोडक्ट टेबल में पेस्ट कर दीजिए, नाम से बदल दीजिए प्रोडक्ट टेबल। आप नाम ने आप जैसे नाम बदलोगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कॉल करेंगे तो आ जाएगा, यानी इस पेज डॉट जीएस के पास आएंगे और यहाँ पे हमको कॉल करना है। तो आपका जो टेबल है ये हेडिंग वेडिंग को छोड़ करने के बाद यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ पर लिखेगा प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल और उसमें आपको कॉलम्स पास करना है जो कि आपको कॉलम से इंपोर्ट करना है। ध्यान रहे कैटेगरी वाला कॉलम ना आ जाए, दो कॉलम हो गया ना इसलिए। और डाटा, ऑब्वियसली अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। पेज चेक करो, देखो बन के तैयार है। अब ऊपर में टाइटल वगैरह की बात है तो वो भी पूरा करते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लिक्स बना रहे हैं और फ्लिक्स के अंदर में यहाँ पे लिखेंगे H2 टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और लिखेंगे ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका कलर वलर क्या होगा ये बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, अभी छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे PY3 या 2 ताकि थोड़ा गैप आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे साइड है इस साइड में हमको एक बटन चाहिए, एक लिंक चाहिए सॉरी, जब ताकि हम इंसर्ट नया पेज नया प्रोडक्ट इंसर्ट करने वाले पेज में जा सके। तो उसका जो स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, हाँ इंसर्ट स्लैश इंसर्ट और ये यहाँ पे बंद और यहाँ लिख देंगे इंसर्ट प्रोडक्ट या ऐड प्रोडक्ट, ऐड करना है ऐड प्रोडक्ट। अब इसमें थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए क्लास नेम और यहाँ बीजी डैश मान लो ग्रीन डैश 600 टेक्स्ट वाइट कलर में PX3 PY2 और राउंडेड। इसके अलावा होवर बीजी डैश ग्रीन डैश 800। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। उसको इस पार लेके जाना है तो जस्टिफाई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, काम हो गया परफेक्ट। तो मेरा ये कॉलिंग और ये यहाँ पे क्लिक करने पर वो पेज खुलेगा जिसमें बनाएंगे इंसर्ट का कोड। तो हम लोगों ने इंसर्ट का पेज ये वाला है और इसका पेज डॉट जेएस बना हुआ है, लेकिन हम लोग के इसके पास इसका कॉम्पोनेंट नहीं है। तो ये बाहर पेज है इसी में हम लोग कॉम्पोनेंट इसका बना सकते हैं। इसका नाम रहेगा इंसर्ट प्रोडक्ट। पैटर्न ऑफ वर्क समझ में आ रहा है ना, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट कैटेगरी में काम किए थे वैसे ही करना है। तो हम क्यों ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ मैच कर जाएगा। जैसे क्या क्या मैच करेगा, सबसे पहले तो ये कैटेगरी टाइटल वाइटल हटाओ और जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब आएंगे। अभी फिलहाल ये दो कॉलम ही रहने देते हैं, बाद में जो है ना इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब डेटाबेस बनाएंगे तब। इंसर्ट कैटेगरी की जगह इंसर्ट प्रोडक्ट।
और राउटर ठीक है, यूज़ ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ये दोनों कॉलम तो होगा ही, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये ऑन सबमिट पे क्या होगा, सब सही है। और ये आगे का अब चीज़ फील्ड वगैरह पब्लिक को दिखाने के लिए इंटर का टाइटल, इंटर इसका नाम डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या टाइटल है यहाँ टाइटल हो जाएगा, क्या हटा दिया, डिस्क्रिप्शन पब्लिक को दिखेगा, इंटर डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये टाइटल ये देने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। जो इंसर्ट करेगा वो एडमिन होगा, उसको उतना पता होगा। सबमिट करने के बाद ये बटन, और यहाँ पे सबमिट ना लिखा के ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और ये पेज को पेज में इंपोर्ट कर लेना है, यानी ये जो कंपोनेंट है यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे एक लाइन में, देखो हेडिंग वेडिंग बाद में दे देंगे। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट इंसर्ट प्रोडक्ट, सॉरी इंसर्ट प्रोडक्ट, ये कंपोनेंट ऐड हो गया। दैट्स इट। ये रिएक्ट जो इंपोर्ट हुआ है इसकी जरूरत नहीं, हटा दो इसे। जिस चीज़ की जरूरत नहीं उसको हटाओ। यहाँ पे क्लिक करने से वो पेज में जाएंगे, देखो ये पेज आ गया। तो ये अभी अजीब सा दिख रहा है, बट इसमें कॉलम जब डालेंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद ऑर्डर को दिखाना है, यूज़र को दिखाना है। इस पर बात में करेंगे, पहले डेटाबेस करेंगे, तो कैटेगरी इंसर्ट करेंगे, प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बना लीजिएगा। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।